start by discussing one by one these topics. So firstly we will discuss Ohm's law. See, Ohm's law, as we know, Ohm's law is what? At a constant temperature and fixed physical conditions, V is proportional to I. This is our Ohm's law, alright? Or we can say V by I is a constant for a fixed physical condition at constant temperature, alright? It means there will be some change in the value of R when temperature will be changed. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपने सुना होगा कि जब रेजिस्टेंस, आपने एक रिलेशन भी देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी हमारा वो जो वायर है इट विल हैव हायर रेजिस्टेंस एंड द करंट विल बी रिड्यूस्ड. सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर अगर हम कर देते हैं, यानी रूम टेम्परेचर या उससे 5-10 डिग्री से ज़्यादा करते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस वायर का बढ़ता जाता है और इस वजह से उसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट विल इंक्रीज, बट द कंडक्टिविटी इज जस्ट बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इट विल डिक्रीज. इट मीन्स this Ohm's law depends upon the physical condition, and this law, the value of this law will change. और एक और चीज़ होती है कि जब हमारी फिजिकल कंडीशंस प्रॉपर रहती हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तब यहाँ पे अगर हमने ये ग्राफ देखा था, आई वी ग्राफ हमने देखा था ना, सॉरी, आई यहाँ पे, वी यहाँ पे, आई वी ग्राफ हमने देखा था. In that case we have seen for normal temperatures this was a straight line between I and V will be a straight line for a resistor wire, and I am going to tell you what is resistor wire and what is in conductor and what are insulators. See, here it is a straight line, but it is at normal room temperature or some value of temperature near the room temperature, all right? But as the temperature is increased, this relation which is linear is changed. कहीं ऊपर जाके जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो ये लीनियर न रह के कुछ चेंज हो जाता है. इट्स linearity will be lost. It means this law will not follow at particular temperature or above particular temperature. And one more thing, अगर हम उस टेम्परेचर से बहुत नीचे भी कर दें, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास लेके चले आए -273 केल्विन या -270 केल्विन, तो भी ये लीनियर टेम्परेचर, ये जो लीनियर रिलेशन है ये नहीं रहेगा. यानी केवल ये जो स्ट्रेट लाइन जो है यही रिप्रेजेंट करता है हमारा ओम्स लॉ को. ऑलराइट, सेकंड इज कि ये जो टेम्परेचर है, चूंकि ये डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है हमारा ये जो लॉ है, दैट मीन्स ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये एक नॉन यूनिवर्सल लॉ है. यूनिवर्सल लॉ वो होते हैं जो किसी भी फिजिकल कंडीशंस में और किसी भी पोजीशंस में वैलिड होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए दिस विल नॉट बी अ, इट इज अ नॉन यूनिवर्सल लॉ, नॉन यूनिवर्सल लॉ. तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर पूछी जाती है. अब इसके बाद देखिए, चूँकि ये रेजिस्टेंस और ये डिपेंडेंट हो गया, अब इसमें हमने एक नाम दे रखा है ओम्स लॉ के लिए. ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट विल बी कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस. ऑलराइट, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस. सो लेट्स सी व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस. Here we have a question. It is asking what are non ohmic devices. So we can say there are two type of relations for two different devices. One is a resistor device. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं resistors क्या होते हैं. Resistors, resistors, that is resistor. Resistor will be materials which at room temperature it does not have more or less, यानी उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कुछ कम होती है और इंसुलेटर से कुछ ज़्यादा होती है. जैसे एक एग्जाम्पल होते हैं मैग्नीन, NiN, कॉन्स्टेंटन and nichrome. These three wires we usually use in our lab. Nichrome wires
आर रेजिस्टर्स, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की अपेक्षा बहुत कम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो समझना ज़्यादा आसान होगा। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। इनकी रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, नॉट रेजिस्टिविटी वैल्यू, इट्स रेजिस्टिविटी is of 10 to the power minus 8 ओम मीटर्स। ठीक है, अब ये 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर्स ये इसकी ऑर्डर है। मैग्नीन की बात करें तो इसकी ऑलमोस्ट रेजिस्टिविटी जो होती है वो 40 to 45, 40 से 45 के बीच में वैल्यू रहती है, इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम्स। तो ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है। अब देखिए, ये इतनी रेजिस्टिविटी ना ही ये इंसुलेटर्स की जैसी है, क्योंकि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है इट इज़ 10 to the power माइनस 14 ओम मीटर रेंज, तो ये उससे तो ज़्यादा ही है। तो ये रेजिस्टर्स हैं। अब ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट यू कैन सी फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी यूज मैग्नीन, कांस्टेंट एंड नाइक्रोम एंड कॉपर ऑल्सो, then this will follow this graph, means VI graph will be a straight line. These are ohmic devices. ऐसे devices जो ohms law को follow करते हैं that will be called ohmic devices. But there are some more devices like transistors, diodes, FETs. FET means field effect transistors. तो यहाँ लिख लेते हैं one by one. Some non ohmic devices are diodes, second can be transistors. These are not transistor radio, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर बहुत छोटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, और उसका हम वन बाय वन तीनों का ग्राफ देख लेंगे अभी। फेट थर्ड विल बी अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड्स जो होते हैं, डायोड्स के लिए अगर हम VI ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इट इज़ V, इट इज़ I, देन इफ़ इट इज़ अ PN डायोड, तो उस डायोड का जो ग्राफ होता है ये एक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मीन्स ये जैसे ओम्स लॉ है, जीरो पे जीरो वैल्यू और कुछ जैसे वैल्यू बढ़ाएं तो स्ट्रेट लाइन में करंट बढ़ती चली जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जीरो से पहले कुछ वैल्यू तक धीरे धीरे बढ़ती है करंट, फिर तेजी से बढ़ती है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज को उल्टा कर दें, यानी पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर दें, ओम्स लॉ पे कोई असर नहीं पड़ता। बट हियर द ग्राफ फॉर इट इज फॉर डायोड्स, द ग्राफ एट निगेटिव वोल्टेज विल बी लाइक दिस, यानी बहुत पहले करंट बहुत कम रहेगी, फिर अचानक से करंट तेजी से बढ़ जाएगी। दिस वी विल स्टडी व्हेन वी विल स्टडी इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो here you can see only the graph which is not a straight line, so you can say it is not a ohmic device or you can say it is a non-ohmic device. Similarly for a transistor के केस में भी ऐसा ही होता है। ट्रांजिस्टर में भी अगर हम एक PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, अब वो ट्रांजिस्टर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें V और I ग्राफ में कुछ ऐसा इस तरीके की ग्राफ प्लॉट होती है। दैट इज नॉट द ohmic graph, so it is not a ohmic device. Alright, or it is a non-ohmic device. So these are some examples of non-ohmic devices. आपको ये क्लियर हो गया कि non-ohmic devices ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह कुछ एक क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे ओम्स लॉ में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। इस तरह के दो चार क्वेश्चन और भी आप उसके बारे में जानिए। अब आपने देखिए, हम अपने कंपोनेंट्स पे आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हियर वी हैव यूज्ड, व्हेन वी वर डूइंग प्रैक्टिकल, वी हैव यूज्ड दिस वायर। दिस इज सिंपली अ कॉपर वायर, ये कॉपर ही है, एक सिंगल कॉपर है। मीन्स यहाँ पे कोई छोटे छोटे पतले पतले जो कॉपर उसके वायर्स को मिला के नहीं बनाया है, यहाँ एक सिंगल कॉपर वायर यूज किया है, ठीक है। और इसके ऊपर ये कॉटन कपड़े की बाउंडिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कॉटन कपड़े की
वाउंडिंग है धागे की। तो क्यों अक्सर पूछा जाता है कि वाई वी यूजुअली रैप दिस कॉटन वायर ऑन दिस वायर और कॉटन वायर, ये कॉपर वायर। सो जस्ट बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स, ये जो कॉपर है ये एक इंसुलेटर है। तो इसमें हमें दो फायदे मिलते हैं। पहली चीज़ तो इस कॉपर वायर से, इस कॉपर वायर में जो भी करंट फ्लो कर रही है, जो भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दिस विल स्टॉप दिस चार्ज कैरियर्स फ्रॉम लीकिंग आउटसाइड इन द इन्वायरमेंट। तो ये सबसे पहला तो उस चीज़ को बचाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कभी ये तार यहाँ टच हो गए, यानी दो तार आपस में टच हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज दीज आर इंसुलेटर दे विल नॉट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये दो तीन कारण होते हैं और आप इसको बता सकते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट को भी कुछ कुछ रिड्यूस करता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण इसमें वायर में कॉटन वाउंड की जाती है अलग से। ठीक है, और एक और क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाई वी आर यूजिंग कॉपर वायर ओनली एज कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर में हम कॉपर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम चाहते हैं, जैसे हमारा सर्किट है, ठीक है, हम चाहते हैं, ये हमारा सर्किट था, ओम्स लॉ के लिए था, तो इसमें बैटरी जोड़ लेते हैं, वो वाली डीसी बैटरी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, वी हैव यूज्ड अ वायर विच इज़ रेजिस्टेंस वायर फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आर। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक अमीटर लगाया हुआ था, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो था एक रिहोस्टेट भी लगाया हुआ था, एक रिहोस्टेट था, रिहोस्टेट, और यहाँ रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल में हमने वोल्टमीटर जोड़ा हुआ था और अमीटर को सीरीज में जोड़ा हुआ था। कुछ ऐसा अरेंजमेंट था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये वायर्स गए हैं, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स ओनली। अगर इनका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा देन दे विल रिड्यूस द एक्चुअल करंट, देन वी कैन नॉट मेजर द एक्चुअल करंट। तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है सर्किट को बनाने के लिए विच हैज़ वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, और ऐसा जो जनरली और सस्ता भी हो वो कॉपर होता है, वरना ऐसे तो रेजिस्टेंस अच्छा सिल्वर का होता है सबसे कम। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सबसे सस्ता हमें लैब में इजीली क्या अवेलेबल है, कॉपर, सो वी विल यूज़ कॉपर ओनली। तो ये कारण हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीटर और वोल्टमीटर को हमेशा हम अमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ा करते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल जोड़ा करते हैं। तो देखिए द आंसर इज़ वेरी सिंपल, जस्ट बिकॉज वोल्टमीटर एक्चुअली measures the potential difference. So potential difference between the two positions of the circuit, यही पूछता है। और वो वोल्टमीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापना चाहता है, करंट नहीं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इस दो, ये जो आर वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम उसके दो एंड पॉइंट्स पे वोल्टमीटर जोड़ना चाहते हैं। एंड व्हाई इट इज कनेक्टेड इज पैरेलल, तो आंसर इज सेम, बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस और द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस वोल्टमीटर कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तो इसका जवाब है just because we want to measure only the voltage not the current, so we want minimum current to pass through this voltmeter। इस वोल्टमीटर से हम सबसे कम करंट पास करवाना चाहते हैं, और किसी सर्किट में, सर्किट के किसी पोर्शन में करंट कम से कम जाएगी या नहीं जाना पसंद करेगी, करंट हमेशा ईजीएस्ट पाथ चूज करती है। तो वो कब होगा, जब रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर जगह का ज़्यादा होगा। तो अगर हम वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं देन इट हैज़ हायर रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। आंसर विल बी
so that minimum current pass through it or no current pass through it. Ideally it should have infinite resistance so that zero current will pass through it. लेकिन ideally हम infinite नहीं रख सकते, so we will put at 500 200 ohms. All right, so this is the result why we connect voltmeter in parallel. Similarly, what about ammeter? Just because ammeter is a device through which charges pass and ammeter measures how much charge is passing through it. All right, तो कितनी करंट उसके अंदर से या चार्जेस पास कर रहे हैं, इसको होने के लिए उसके थ्रू पास होना चाहिए, इसलिए अमीटर को तो सीरीज में ही जुड़ना जरूरी है. लेकिन अब एक और समस्या है, अमीटर को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ज़्यादा या कम. सी हियर जस्ट बिकॉज वी वांट मैक्सिमम करंट, द होल करंट passes through ammeter and that will be good. जितनी सर्किट में है अगर वो पूरी पास करती है तो ये बहुत अच्छा है. But the ammeter is made up of some copper materials and some other materials, so there must be some resistance also. So we want resistance to be minimum for ammeter so that maximum current, the whole current which is flowing in this circuit must pass through this ammeter. So ammeter must have very small रेजिस्टेंस. तो पहली चीज़ सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें करंट नापना है उससे, और करंट तभी नाप सकते हैं जब उसके थ्रू होके ये जो चार्जेस हैं ये पास करें अमीटर के थ्रू होके, और उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. सो रेजिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल सो दैट मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू दिस. सो दीज आर टू डिफरेंट डिवाइसेस एंड देयर स्पेसिफिकेशंस. नेक्स्ट इज we have used rheostat. Rheostat is a new device for you just because it is simply a variable resistance. यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं. ये देख रहे हैं, ये यहाँ कॉन्टैक्ट में है बहुत छोटे पॉइंट पे. ये देखिए, ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं. आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाली लाइन में ये जुड़ा हुआ है, जो ये वाली है. तो यहाँ से ये एक मेटल इससे जुड़ा और दूसरा एंड इसका यहाँ जुड़ गया, यानी एक तरह से ये ऐसे होके ऐसे पास किया. इफ आई एम कंसिडरिंग दिस कंप्लीट हियर, तो ये करंट यहाँ से चलेगी, इस पूरे वायर, जितने भी ये वाउंडेड वायर हैं, ये खूब सारे वाउंडेड वायर हैं, इसमें से होते हुए इसमें से पास करेगी. देन इट विल कवर होल वायर. लेकिन अगर मैंने इसको इधर कर दिया तो अब करंट यहाँ से चलेगी और इधर से होके इधर चली जाएगी, ये इस वायर में नहीं जाएगी. यानी जब यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, क्योंकि वायर, मिनिमम वायर यहाँ पे इस पूरे कनेक्शन में जुड़ा है, ये हिस्सा नहीं टच है. लेकिन अब जब हम इसको इधर कर लेते हैं तो ये पूरा इसी के अंदर पास हो गया. करंट पहले यहाँ चलेगी, फिर इसके अंदर जाएगी, फिर घूमते हुए सभी में से यहाँ निकलेगी. देन इट विल हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये वायर किस चीज़ का बना हुआ है. चूंकि हमें रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि हमें मिनिमम चाहिए, तो हम कॉपर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी वांट सम रेजिस्टेंस एंड कॉपर हैज वेरी लेस रेजिस्टेंस. दैट इज व्हाई दीज आर मेड अप ऑफ रेजिस्टर वायर्स. रेजिस्टर वायर्स की एग्जांपल मैंने आपको दी है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम. वी यूजुअली एड इट. सो जनरली इसमें कौन सा जुड़ा होता है, इसमें मैग्नीन वायर जुड़ा होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए. और ये चूंकि ये लाइन बाय लाइन इसको चूज कर रहा है, तो इसमें बहुत नंबर ऑफ वैल्यूज है, जो चूंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इसने, तो रेजिस्टेंस की डिस्क्रीट नहीं, कंटिन्यूअस वैल्यू हम चूज कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ते और घटते क्रम में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिहोस्टेट. और ये जिस मटेरियल पे है, दिस इज सिरामिक पे लपेटा हुआ है, जिससे वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा. और ये सभी वायर्स जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी मैग्नीन के वायर हैं. इसके ऊपर भी कोटिंग की गई है जिससे ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना करें. इसके ऊपर एक कवरिंग की गई है, पेंट किया गया, जिससे ये इंसुलेटेड रहें अगल बगल एक दूसरे से. ठीक है, तो ये केवल जहाँ टच कर सकते हैं वहीं पे ये फ्री हैं कंडक्शन करने के लिए. ठीक है, और देखिए, ये तो बात हो गई वेरिएबल रेजिस्टेंस की. सिमिलरली वन मोर वेरिएबल रेजिस्टेंस वी यूजुअली यूज इन आवर लैब्स, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्सेस. लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वहाँ हम देखिए रिहोस्टेट में हम यूज़ करते हैं तब जब हमें जल्दी वेरिएशन करना होता है रेजिस्टेंस का, और छोटे छोटे वेरिएशंस करने होते हैं, और रेजिस्टेंस को फिक्स करके किसी जगह पे वैल्यू नहीं लेनी है, जल्दी बस वेरिएशन करना है. एंड वी आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड वी. तो इस तरीके के जहाँ जहाँ वेरिएशन चाहिए वहाँ हम रिहोस्टेट यूज़ करते हैं.
लेकिन एक डिवाइस और है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। देखिए ये एक वुडन बॉक्स है जिसके अंदर वायर्स हैं, इसके अंदर ये डिस्क्रीट नंबर ऑफ वैल्यूज लिखी हुई है। देखिए 1 2 3 4 1 2 2 5 और फिर उसके बाद यहाँ है ये 10 होगा, नहीं ये इन्फिनिटी रहता है, 20 10 20 रहता है, 50 100 और अगर एक बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं देन इट विल हैव 500 200 200 300 एंड सो मेनी वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट नंबर्स, जैसे 100 50 20 20 ऐसा है ना, इधर ये 1 2 2 5 है, इस तरह रहते हैं। तो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स का काम कैसे होता है, इसको जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हम इसकी वर्किंग सिखाएंगे। फिलहाल इसमें 2 टर्मिनल्स हैं। अगर हमने यहाँ से ये सभी कीज लगी हुई हैं इसमें, देखिए जब लगी हैं तो ये नॉन वर्किंग में है। मैंने यहाँ से एक टर्मिनल यूज़ किया, एक टर्मिनल यूज़ किया, मैं मान लीजिए 3 वोल्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ 1225 लिखा हुआ है, मुझे 3 ओम अप्लाई करना है, 3 ओम रेजिस्टेंस। देन वी विल रिमूव दिस 2 एंड दिस 1, देन रिमूवल के बाद इसने 1 और 2 वैल्यू चूज किया। इसका मतलब अब इसका रेजिस्टेंस 3 है, मैं कहता हूँ मुझे 5 करना है, तो मैंने 2 और निकाल दिया, 5 हो गया। मैं कहता हूँ मुझे 10 करना है, देन 5 भी निकाल दिया, अब कितने हो गए, 5 2 7 2 9 1 10। तो थ्रू दिस वी कैन चेंज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और हम जो मनाए वो चूज कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से क्यों लिखा जाता है 1 2 2 5 10 20 20 50 100? इसको लिखने का कारण है कि इनके कॉम्बिनेशन से ये जो 1 2 2 5 है, 100 50 20 है, हम सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं एक लिमिटेड रेंज तक, जैसे इसके थ्रू हम 100 ओम तक का मैक्सिमम या मतलब ये लगभग 200 ओम तक का हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस को फिक्स वैल्यू रखा जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स में, जस्ट बिकॉज वी कैन चूज एनी नंबर ऑफ वैल्यू यूजिंग द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसी तरह 20,000 ओम्स तक के भी ओम्स लॉ ये ओम रेजिस्टेंस बॉक्सेस आते हैं, वी कैन चूज इट। ऑलराइट, सो ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम कैसे करते हैं आप देख रहे हैं, मैं की निकाल रहा हूँ और वो अप्लाई हो जा रहा है। अब जरा इसके बारे में सोचिए कि अगर ये की लगी हुई है, ठीक है, और ये की लगी हुई है, सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अप्लाइड। यहाँ पे एक पिन दिया हुआ है जिसके थ्रू ये जुड़ा है, यहाँ एक पिन दिया हुआ है जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो की लगी हुई है जिस पे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। अब देखिए इनके बीच में मैंने क्या दिखाया आपको, गैप्स थे, है ना, यहाँ गैप थे, इसी की को इसी गैप्स को की ने भर रखा था इस तरह से। ये एक गैप है जिसको इस की ने भरा, इनफाइनाइट वाली, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो गैप्स जब फिल रहते हैं तो ये सारा ही टच्ड रहता है, यानी अभी अगर सारे पिन लगे हुए हैं तो यहाँ और यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस जितना मिनिमम है, यानी अगर मैं कह दूं अभी 0 रेजिस्टेंस है क्योंकि पूरा कॉपर है और इसमें आसानी से पास कर जा रहा है। ये ऊपर वाला पोर्शन किस चीज़ का है, कॉपर का है। लेकिन जो अंदर वायर लपेटे रहते हैं इसके अंदर डबल वायर, जैसे यहाँ से इस वाले की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये 10 ओम्स है, ये 20 ओम्स है, 30 ओम्स है, तो यहाँ पे वायर इस तरीके के ये टच रहते हैं। ये वाला हिस्सा कॉपर का है, ये जो मटेरियल है ये कॉपर है, बट दिस इज नॉट कॉपर, दिस इज सम रेजिस्टर वायर दैट इज मैग्नीन और कॉन्स्टेंटर। ये क्या है, रेजिस्टर वायर है। तो अब देखिए जब मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां से मैंने मान लीजिए इसको निकाल दिया, तो अब जो करंट सीधे पास हो जा रही थी, इट इज पासिंग थ्रू हियर, जो अभी तक ऐसे चली जा रही थी, इसको टच रहने पे, अब चूंकि इनके बीच गैप आ गया एयर का, तो अब वो इसके थ्रू होते हुए ऐसे करके करंट इस तरह से ऐसे पास होके जाएगी, ठीक है। यानी उतना रेजिस्टेंस तो अप्लाई हो गया ना जितना इस वायर का है। मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था और यही यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एयर गैप आ गया, इस पिन को मैंने हटा दिया यहाँ से, तो अब तार इसके अंदर से होके पार करता है। अब मान लीजिए इस वाले में भी ऐसा ही रहा होता कोई, तो अब ये मैंने इसको भी हटा दिया, तो अब ये दोनों पहले यहाँ पास करेगी करंट, फिर इसमें पास करेगी, तब जाएगी, तो इट विल हैव 30 ओम्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया, बट वाई दिस इज डबल, हम एक वायर, अब इसमें करते क्या हैं, आपने सुना है सेल्फ इंडक्शन, जब करंट पास होती है तो सेल्फ इंडक्शन आ जाता है। सेल्फ इंडक्शन से वो रेजिस्टेंस, वो एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप करता है
तो ये जो दो वायर ऐसे आए हुए हैं, इनको ही इसके अंदर जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने देखा उसके अंदर ऐसे सिंपली नहीं रखते हैं उसको। अगर एक वायर ऐसे है तो वाउंडिंग करते हैं एक के ऊपर दूसरे वायर की, यहाँ से ये रोल कर देते हैं, एक दूसरे से डबलिंग कर देते हैं। इस वायर को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डबलिंग कहते हैं। वाई इट इज डबल्ड? सो दैट फॉर फर्स्ट लेंथ this there will be some self induction and for ये तो नीचे करंट नीचे आने के लिए है, लेकिन जब दूसरे पोर्शन को फॉलो कर रही होगी करंट, तो करंट ऊपर जा रही होगी, तो सेल्फ इंडक्शन दूसरे केस में भी होगा, इक्वल ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो बोथ सेल्फ इंडक्शंस विल बी कैंसिल्ड आउट। सो फॉर कैंसिलिंग सेल्फ इंडक्शन we double this wire, double the wire in resistance box. So there are some very important questions we usually ask in Viva questions. All right, so this is the mechanism of resistance box. Now there is some questions for your homework, you can search it and answer it. First is, what is the material of wire used for making a rheostat? Second question is, why are connecting wires thick and covered with cotton thread? Third question is Ohm's law a universal law? And fourth one is, what are non-ohmic devices? And one more question is also there, what are ohmic contacts? Alright, तो ये questions आप prepare करें अपने Viva based practical based एग्जाम के लिए, और इससे रिलेटेड सारे ही बैकग्राउंड थ्योरी क्वेश्चंस भी रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।